जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तहव्वुर राणा के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान को लगने लगा है डर। 2030 तक इंडियन आर्मी के सारे एम्यूनिशन होंगे स्वदेशी। भारत से पहले पाकिस्तान को मिल सकता है 6th जनरेशन फाइटर जेट। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रशियन वेपन्स में पाए इंडियन कंपोनेंट्स। और यूएस प्रेसिडेंट ने यूएस के मिलिट्री इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए साइन किए ऑर्डर्स। तो आज लगभग 17 वर्षों के बाद 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। और एक तरफ जहां तहव्वुर राणा भारत पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ 26/11 मुंबई हमले के स्पॉन्सर पाकिस्तान की तरफ से पहली स्टेटमेंट देखने को मिली है, जिसे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने तहव्वुर राणा से अपनी दूरी बनाते हुए ये कहा है कि तहव्वुर राणा ने पिछले 2 दशक से अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू नहीं किया है और इसलिए वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि कनाडा का नागरिक है। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि जब भारत की एजेंसीज तहव्वुर राणा का ट्रीटमेंट कर रही होगी तो फिर उस दौरान वो इस बात की पोल खोल सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई इस बड़े हमले में सीधे तौर पर शामिल थी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 2 अलग अलग ऑपरेशंस शुरू हुए थे, तो ये ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं और करीब 5 से 6 पाकिस्तानी आतंकियों के इसमें ट्रैप होने की रिपोर्ट है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ अब इंडियन आर्मी का फोकस है 2030 तक उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एम्यूनिशन का पूरी तरह से स्वदेशीकरण प्राप्त करना। और इसमें सभी टाइप्स के एम्यूनिशन के स्वदेशीकरण की बात की गई है, चाहे वो टैंक्स के हों, आर्टिलरी के हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम के हों। बाकी इसके अलावा आज 10 अप्रैल को तमिलनाडु में स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के 80th स्टाफ कोर्स के कॉन्वोकेशन सेरेमनी को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को संयुक्त रूप से मिलकर ऑपरेट करने की ज़रूरत है और साथ ही साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो इस तरह के इवॉल्व होते हुए मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट में फ्यूचर रेडी बने रहने की भी ज़रूरत है। बाकी उनका यह भी कहना था कि जो भारत सरकार है वो मिलिट्री को टेक्नोलॉजिकली एडवांस कॉम्बैट रेडी फोर्स में ट्रांसफॉर्म करने पर काम कर रही है। और रक्षा मंत्री ने सेल्फ रिलायंस के माध्यम से ही आर्म्ड फोर्सेस के डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया है, क्योंकि उनका यह कहना था कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हम सभी को यही सबक सिखाते हैं कि रिजिलियंट, इंडिजिनस और फ्यूचर रेडी डिफेंस टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कोई ऑप्शन नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है और हमें लो कॉस्ट हाई टेक सॉल्यूशंस को विकसित करने की ज़रूरत है। जहां एक तरफ भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान में अपनी पहली उड़ान भरने से 3-4 साल पीछे है, तो इसी बीच चीन के 2 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट J-36 और J-50 तो अब इनकी वीडियोस और पिक्चर्स लगातार देखने को मिल रही हैं, जो कि इसी बात की तरफ संकेत करता है कि चीन ने इन एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग को बढ़ा दिया है, खास करके अमेरिका द्वारा F-47 एयरक्राफ्ट को अनाउंस किए जाने के बाद से। और जैसे कि यूएस की तरफ से क्लेम किया गया कि उनका F-47 दुनिया का पहला 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसमें जिस तरह की कैपेबिलिटीज़ होंगी तो वर्तमान समय का कोई भी एयरक्राफ्ट उसके आसपास भी नहीं होगा। और जबकि चीन के जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है J-36 और J-50, तो इनको लेकर चीन की तरफ से ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं बताया गया कि ये किस तरह के एयरक्राफ्ट हैं। और इसी बीच चाइनीज़ मीडिया की तरफ से भी रिपोर्ट जारी करके बताया गया था कि मंगलवार को चीन के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्रमुख से मुलाकात करी थी, जिसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि मिलिट्री कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, अलग अलग क्षेत्रों में और भी डीप प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, तो इन सभी पर पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए चीन प्रतिबद्ध है। और जबकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स के मुताबिक इसी मीटिंग के दौरान चीन ने पाकिस्तान के लिए 2030 के बाद उनके 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी सप्लाई करने की इच्छा जताई है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि चीन के इस वाले ऑफर पर ऑफिशियल लेवल पर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रशियन वेपन सिस्टम्स में भारत में बने कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया है और 6 अलग अलग टाइप्स के रशियन वेपन्स में इंडियन मेड कंपोनेंट्स पाए गए। और यूक्रेन की इंटेलिजेंस के मुताबिक ये दर्शाता है कि रशिया सक्रिय रूप से इन जरूरी कंपोनेंट्स की जो निर्भरता है वो उन कंट्रीज़ के ऊपर से हटा रहा है जिन्होंने रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। वहीं इसके अलावा यूक्रेन की तरफ से हाल ही में क्लेम किया गया था कि उन्होंने 2 चाइनीज़ नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है, जो कि रशियन आर्मी के हिस्से के तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हैं। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के दावे के मुताबिक 150 से अधिक चाइनीज सिटीजन्स रशियन आर्मी के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं। और जबकि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि चीन ने अपने नागरिकों को इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के बजाय इससे दूर रहने के लिए कहा है। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें जो हाल ही में लॉन्च किए गए। अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए बुधवार को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए गए।
और जिसके तहत मिलिट्री इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट वाले रूल्स की समीक्षा की जाएगी और जिसका उद्देश्य रहेगा अमेरिकन डिफेंस कंपनीज के लिए उनके हथियारों को दूसरे देशों को बेचने वाली प्रोसेस को आसान बनाना। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कैप्टन श्रद्धा इंडियन आर्मी की चीता फ्लीट की पहली वुमेन पायलट बनी है और जिन्होंने अभी तक 165 सोलो फ्लाइंग आवर्स को बेहतरीन तरीके से पूरा भी किया है। बाकी एक और अपडेट है कि भारत में स्पेस कम्युनिकेशन मार्केट्स में एंटर करने के लिए अब एप्पल के सेटकॉम पार्टनर ग्लोबल स्टार लेटेस्ट प्लेयर के तौर पर सामने आई है और ग्लोबल स्टार ने भारत में अपनी इस एंट्री के लिए भारत की सेंट्रल नोडल एजेंसी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर में एप्लीकेशन फाइल करी है और ये वो कंपनी है जो कि आईफोन यूजर्स को इमरजेंसीज में सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में नायक दीपक कुमार नैनवाल ने एक अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि इंडियन आर्मी का ऑपरेशन ऑर्किड कहां पे और कब लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिजाइन्स को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Use headphones for better experience. यह बात है साल 1924 की। बनारस की दोपहर में गलियों को चीरता हुआ 12 साल का एक लड़का अपने स्कूल से घर की ओर लौट रहा था। अपने साथियों के साथ बचपन की उधेड़-बुनों में उलझा हुआ वह एक मोहल्ले से गुजर ही रहा था कि एक तरफ भारी शोरगुल और अफरा तफरी दिखाई दी। कौतूहलवश बच्चों का झुंड उधर घूमा तो पता चला कि वहीं पास के एक कुएं में एक बच्चा गिर गया है और डूब रहा है। लोग उसी को बचाने और निकालने का उपाय कर रहे हैं। इतनी ही देर में कुएं से एक और छपाक की आवाज आई। वह 12 साल का लड़का उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद चुका था। थोड़ी ही देर में दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने में एक क्षण के लिए भी न सोचने वाला यह 12 साल का लड़का कोई और नहीं बल्कि 1948 के भारत पाक युद्ध में नौशेरा का शेर के नाम से मशहूर हुए महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे। इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं इन्हीं जांबाज और जुझारू ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बारे में जिनसे परेशान होकर एक बार पाकिस्तानियों ने इन पर 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। Only on Defense Squad app. Download now from Play Store.